Yes, good morning. So, we are talking about transportation in plants. जो प्लांट्स हैं पादप है उनमें परिवहन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, और जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें लास्ट जो वीडियो है उस लास्ट वीडियो में हमने जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है, इन चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया था। अब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या विसरण दाब न्यूनता और वाटर पोटेंशियल या जल विभव, इसके अकॉर्डिंग कोई सेल वाटर को एब्जर्व करेगी या कोई सेल वाटर को रिलीज करेगी, या सेल्स के बिटवीन जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा वह किस तरह से होगा, इनको आप दो एग्जांपल्स से समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में कौन सी सेल के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। अब यहाँ पर हम दोनों ही कंडीशन में जो वाटर पोटेंशियल है उस वाटर पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं कि वाटर पोटेंशियल कितना है, और उस वाटर पोटेंशियल को फाइंड आउट करके फिर हम नेक्स्ट चीज जो है वह लेते हैं कि नेक्स्ट चीज क्या है। ओके, अब यहाँ पर जो दो क्वेश्चंस मैंने लिखे वह दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट प्रॉब्लम है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ए से बी की ओर होगा या बी से ए। सेकंड में भी यही चीज है, दो सेल्स है हमारे पास, दो जो है सिस्टम्स है, उन दो सिस्टम्स में से किससे किसकी तरफ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट हम लेते हैं ए सेल ए हैज ओपी एंड टीपी। यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी है वह वैल्यूज ओपी एंड टीपी की दे रखी है, और यदि ओपी और टीपी की वैल्यू दे रखी है तो हम किसको फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, साई डब्ल्यू और डीपीडी। जैसा ही हमने पढ़ा है इन दोनों का रिलेशन जो होता है वह बीपीडी होता है, एंड वी नो दैट डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। जो डीपीडी है वह ओपी माइनस टीपी होता है। तो फॉर सेल ए के लिए डीपीडी हो जाएगा, डीपीडी इज इक्वल टू 15 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 9 बार्स, एंड फॉर सेल बी डीपीडी इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 बार्स। तो ये दोनों का डीपीडी का डिफरेंस है कि दोनों के डीपीडी में क्या डिफरेंस होगा, है दोनों की डीपीडी क्या होगी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होगा दैट। अब यहां पर हम देखें तो डीपीडी ऑफ सेल ए इज ग्रेटर देन डीपीडी ऑफ सेल बी। डीपीडी ए इज ग्रेटर देन डीपीडी ऑफ बी। यहां पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन किस तरफ होगा इसमें को हम बाद में देखते हैं, पहले यहां पर भी हम साइड डब्ल्यू निकाल देते हैं। हियर इज गिवन सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। एज यू नो दैट सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। जो सोल्यूट पोटेंशियल है उसको नेगेटिव लिया जाता है एंड इट इज रिटन नेगेटिव हियर। ये यहां पर नेगेटिव ही लिखा गया है। सोल्यूट पोटेंशियल क्या है कि the decreasement or reduction in water potential when a solute is added to pure water। है जब प्योर वाटर में सोल्यूट को ऐड किया जाता है तो उसके वाटर पोटेंशियल में जो रिडक्शन होता है, जो कमी आती है, वही उसका सोल्यूट पोटेंशियल होता है। और चूंकि यहाँ पर वाटर पोटेंशियल 0 लिया जाता है तो रिडक्शन होगा, जो पोटेंशियल है उसमें रिडक्शन होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज टेकन नेगेटिव। Now psi W is equal to psi S plus psi P, यानी जो सम है सोलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, इनका सम जो होता है वह सम ही कहलाता है वाटर पोटेंशियल। एंड फॉर सेल A psi W is equal to minus 9 plus 6 and that is equal to minus 3, and for cell B psi W is equal to minus 12 plus 2 and that is equal to minus 10. Unit is bars. And here if we compare both of the results of A and B, then psi WA and psi WB
अब यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू किसकी है, तो ये लेस नेगेटिव है, ये मोर नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव ज़्यादा होता है वह लेस होता है या ग्रेटर होता है, जिसकी नेगेटिव वैल्यूज कम होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। सो साई ए इज ग्रेटर देन साई बी, है दोनों ही कंडीशन में जो सेल ए है सेल ए के लिए वैल्यूज ज़्यादा आ रही है। लेकिन अब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किस तरफ होगा, क्या आप यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन निकाल सक रहे हैं कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होगा? यदि आप निकाल सक रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो पिछले पॉइंट्स है, पिछला वीडियो, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से समझा है। अदरवाइज यहाँ पर हम देखते हैं डीपीडी क्या है। पहली चीज़ तो ये लेते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली कमी जो है वह कमी ही कहलाती है। प्योर वाटर के रेस्पेक्ट में डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली कमी किसी भी सॉल्यूशन की वह कहलाती है उसकी डीपीडी। अब हम उसमें सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वी आर एडिंग सोल्यूट, हम उसमें सोल्यूट ऐड कर रहे हैं और सोल्यूट ऐड जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा उस कंडीशन में उसकी डीपीडी में डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा डीपीडी होगी। और ज़्यादा सोल्यूट है दैट मीन्स दैट इज कंसंट्रेट, है डीपीडी जितनी लोअर है, सो डीपीडी जितनी क्या है लो या हाई वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो डीपीडी कब, जब डीपीडी हायर है, तो हायर है दैट मीन्स इट कैन एब्जर्व वाटर मोर एंड मोर रेडिली, यानी ये वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो जल है जल का अवशोषण करेगी, क्योंकि डीपीडी ज़्यादा है, डीपीडी ज़्यादा दैट मीन्स दिस इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी डीपीडी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि प्योर वाटर में ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट मिक्स किया गया है, और जब ज़्यादा सोल्यूट मिक्स कर रहा है तो वह कंसंट्रेटेड हो गया। और डीपीडी कम होने का मतलब है कि द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। अब जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वह वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किधर से किधर होगा। अब आप ये जानते हो कि जहां पर डीपीडी कम है उस लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की ओर वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल बी टू सेल ए, यहां पर ये चीज होगी। ओके, तो फर्स्ट आपके समझ में आया कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन सेल बी से ए की तरफ क्यों हो रहा है, क्योंकि डीपीडी जितनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा डीपीडी या मोर डीपीडी दैट मीन्स मोर कंसंट्रेटेड द सॉल्यूशन, मोर द डीपीडी मोर इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और मोर द डीपीडी दैट मीन्स इट कंटेन्स मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी जितनी ज़्यादा डीपीडी है उसका मतलब कंसंट्रेटेड है या सांद्र है या उसमें ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट डिजोल्व है, और ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व है इसका मतलब है कि उसमें सॉल्वेंट कम है, और जब सॉल्वेंट कम है तो जहां पर सॉल्वेंट ज़्यादा है उससे कम की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, तो ये तो फर्स्ट चीज़ हो गई। अब सेकंड हम साई डब्ल्यू के अकॉर्डिंग ले या वाटर पोटेंशियल की बात करें कि वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किस तरफ होगा। यहाँ पर जो सेल ए है, सेल ए की वाटर पोटेंशियल है -3 और सेल बी का वाटर पोटेंशियल है -10, और वाटर पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव है। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखना, जितना ज़्यादा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है तो नेगेटिव वाटर पोटेंशियल का मतलब मीनिंग क्या होगा कि उसमें सोल्यूट का अमाउंट कम है या ज़्यादा है। मोर नेगेटिव दैट मीन्स मोर द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स सेल बी और जो सिस्टम बी इज मोर कंसंट्रेटेड, यानी यहां पर सेल बी जो है, सेल बी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, सेल बी का जो प्रोटोप्लाज्म है या सेल ज़ैप है वह ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, और ज़्यादा कंसंट्रेटेड होने के कारण से, और इसकी -3 है, लेस नेगेटिव है, और इसकी -10 दैट मीन्स मोर नेगेटिव, दैट मीन्स द साई डब्ल्यू और वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल बी इज लेस देन वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल ए, एंड द वाटर from one cell to another cell transfer or
मूव फ्रॉम इट्स हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। यहाँ पर हायर से लोअर, यानी जिसका वाटर पोटेंशियल हायर है उस हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा। यानी अधिक जल विभव से निम्न जल विभव की ओर जल का स्थानांतरण होता है। जबकि डीपीडी में उल्टा है कि कम डीपीडी से, कम विसरण दाब न्यूनता से अधिक विसरण दाब न्यूनता की ओर जो है जल का मूवमेंट होता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन अगर आता है और डीपीडी या वाटर पोटेंशियल, जनरली वाटर पोटेंशियल दिया जाता है लेकिन डीपीडी भी दी जा सकती है, तो उस कंडीशन में वाटर मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ होगा, सेल ए से सेल बी में या सेल बी से सेल ए में। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, शायद ये आपके क्लियर हो चुका होगा। ओके, एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्लाज्मोलाइसिस एंड इम्बिबिशन। जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य कुंचन के साथ अंतःशोषण, ये दो पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है लिविंग वर्ल्ड में। ओके, नेक्स्ट प्लाज्मोलाइसिस, व्हाट डू वी मीन बाय प्लाज्मोलाइसिस एंड व्हेन डज इट अकर्स। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, जीवद्रव्य कुंचन क्या है और ये कब होता है सेल्स में। हमने ऑस्मोसिस जब पढ़ा था, ऑस्मोसिस में हमने 3 तरह के सॉल्यूशंस पढ़े थे। फर्स्ट आइसोटोनिक या समपरासरी, दूसरा हाइपोटोनिक या अल्पपरासरी और तीसरा हाइपरटोनिक या अतिपरासरी। When a cell is placed in hypertonic solution, अब कोई भी सेल है उस सेल को यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जा रहा है, जैसे हम ये सेल ले लें, ये प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल को हमने रखा है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, इसके सराउंडिंग एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। देन व्हाट वुड हैपन, हाइपरटोनिक दैट मीन्स वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सेल एंड सिस्टम, जो सेल का वाटर पोटेंशियल है और सिस्टम का वाटर पोटेंशियल है, ये हाइपरटोनिक है, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, है कौन सा हायर होगा वाटर पोटेंशियल, सेल का या जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका। जैसा कि लास्ट वाले में हमने समझा था कि जितना कंसंट्रेटेड है उस कंडीशन में उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव है, मोर नेगेटिव द वाटर पोटेंशियल। सो साई डब्ल्यू सेल इज लेस देन साई डब्ल्यू एस, सिस्टम से सेल का वाटर पोटेंशियल कम है। अब ये कम है, दैट मीन्स डीपीडी ऑफ सेल इज मोर देन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उससे सेल के डीपीडी कम है। अब उस कम डीपीडी के रीजन से क्या होगा, वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द सेल, जो वाटर है वह वाटर सेल से आउटसाइड पर मूव करेगा, जो सोलवेंट पार्टिकल्स है वो सोलवेंट पार्टिकल्स सेल से बाहर की तरफ मूव करेंगे और वह सॉल्यूशन में जाएंगे। द कंटिन्यूस विड्रॉल ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर का कंटिन्यूस विड्रॉल हो रहा है और इस कंटिन्यूस विड्रॉल से क्या होगा, फर्स्ट सेल बिकम्स फ्लैसिड, सबसे पहले जो सेल्स है वह सेल फ्लैसिड हो जाएगी। अब फ्लैसिड होने के बाद भी वाटर कंटिन्यू यहाँ से आउटसाइड मूवमेंट हो रही है। देन द प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट टू लीव द सेल वॉल, जो प्रोटोप्लाज्म है वह प्रोटोप्लाज्म है, जो सेल वॉल है सेल वॉल को लीव करना शुरू हो जाएगा, सेल वॉल को छोड़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। जो सेल वॉल है, सेल वॉल तो क्या रिजिड है, अब रिजिड है तो वह अपनी साइज में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकती है, तो सेल वॉल श्रिंक नहीं होगी। अब सेल या प्रोटोप्लाज्म जो है उसका श्रिंकेज शुरू हो जाएगा। यहाँ पर श्रिंकेज क्यों हो रहा है, बिकॉज वाटर इज लूज्ड फ्रॉम सेल सेप आल्सो, यानी वाटर जो है प्रोटोप्लाज्म से और सेल सेप दोनों से लूज हो रहा है, तो जो वैक्यूल है वह वैक्यूल श्रिंक होती है।
और वैक्यूल श्रिंक होने से जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी श्रिंकेज शुरू हो जाता है। तो इस कारण से प्रोटोप्लाज्म जो है ये या सेल मेम्ब्रेन या सेल जो है वह अपने जो एजेस है सेल के, सेल वॉल के किनारे जो है वहाँ से ये डिटेच होना शुरू हो जाता है। अब फिर भी वाटर कंटिन्यू बाहर निकल रहा है तो ये कॉर्नर्स को छोड़ देती है, जो सेल मेम्ब्रेन है वह सेल मेम्ब्रेन कॉर्नर को छोड़ देती है। और इसके बाद भी वाटर के लगातार आउटसाइड मूवमेंट के कारण से ऑल द साइटोप्लाज्म कलेक्ट इन अ पार्ट ऑफ सेल, जो सारा प्रोटोप्लाज्म है वह सेल के एक साइड पर कलेक्ट हो जाता है और यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाता है, सॉल्यूशन फिल्ड अप हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है यानी विड्रॉल ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इन और विड्रॉल ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम सेल वॉल ड्यू टू ऑस्मोटिक रिएक्शन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर जो प्रोटोप्लाज्म है या सेल है उस सेल का सेल वॉल को छोड़ देना और सारा प्रोटोप्लाज्म का एक कोने में इकट्ठा हो जाना, यह कहलाता है इसका प्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य कुंचन। एंड द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इस तरह के सेल जो है इसको कहा जाता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल या जीवद्रव्य कुंचित, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका कहा जाता है इसको। एंड व्हेन अ फ्रेशली प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज अगेन केप्ट इन प्योर वाटर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है इसको यदि शुद्ध जल में, शुद्ध विलायक में या हाइपोटोनिक या तनु विलयन में रखा जाता है तो उस कंडीशन में वाटर का एंट्री जो होती है वह रिवर्स हो जाती है और ये वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाती है। दैट इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलाइसिस। इसको कहा जाता है डी प्लाज्मोलाइसिस और जीवद्रव्य विकुंचन। इट इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलाइसिस और जीवद्रव्य विकुंचन, इसे जीवद्रव्य विकुंचन कहा जाता है। तो ये जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन या प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस है। ये यानी जब सेल को किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उस कंडीशन में उससे कंटिन्यूस वाटर विड्रॉल होता है, यानी वाटर उससे उसका आउटसाइड मूवमेंट करता है और आउटसाइड वाटर के मूव करने से या वाटर के लॉस के कारण से जो प्रोटोप्लाज्म है वह सेल वॉल को छोड़ देता है और सेल वॉल को छोड़कर सारा प्रोटोप्लाज्म एक जगह, एक कॉर्नर में केंद्रित हो जाता है, एक कॉर्नर में कलेक्ट हो जाता है। इसको कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। और वापस से इसको यदि प्योर वाटर में रखा जाता है तो उस कंडीशन में वापस प्रोटोप्लाज्म वाटर के एब्जॉर्प्शन से नॉर्मल शेप में आता है, इसको डी प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। ओके, और सेल जो है वह प्लाज्मोलाइज्ड सेल या डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहलाती है। But if a plasmolized cell is kept for in the condition a long time, यानी जब भी प्लाज्मोलाइज्ड सेल है उसको यदि लंबे समय तक ऐसे ही स्थिति में छोड़ दिया जाए then it becomes dead, यह मर जाएगी क्योंकि इसकी जो मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्शंस जो है वो सारे स्टॉप हो चुके होते हैं, वो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं और उस कारण से जो प्रोटोप्लाज्म है वह डेड हो जाता है। और इसको डेड होने से बचाने के लिए यदि तुरंत इसको वापस से प्योर वाटर में रख दिया जाता है तो ये वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करने लगती है। जो प्लाज्मोलाइसिस है, इस प्लाज्मोलाइसिस का इम्पोर्टेंस भी है। अब यहाँ पर जो प्लाज्मोलाइसिस है इसको डिफरेंट नेम्स से कहा जाता है, जो अलग अलग कंडीशंस मैंने बताई थी। लिमिटिंग या सीमांत प्लाज्मोलाइसिस, इंसिपिएंट या प्रारंभिक, और एविडेंट या प्रभावी जीवद्रव्य कुंचन। अब ये क्या है, यानी जैसे ही स्टार्टिंग होती है, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहा है तो जैसे ही प्लाज्मोलाइसिस दिखना शुरू हो जाता है कि प्लाज्मोलाइसिस होने लग गया, सेल लूज हो गई है, फ्लैसिड हो गई है और
जो कॉर्नर्स है उनको छोड़ना शुरू कर दिया है, तो उसको कहता है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस या सीमांत जीवद्रव्य कुंचन। जब कॉर्नर्स को छोड़ दिया पूरी तरह से, जब पूरी तरह से कॉर्नर्स छोड़ देती है सेल, तो उसको कहता है प्रारंभी या इंसिपिएंट प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन या इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। और जब ये सारे कॉर्नर्स को छोड़कर कुछ ही जगह से सेल वॉल से अटैच रहती है और एक जगह पर कलेक्ट हो जाती है सारा प्रोटोप्लाज्म, तो इसको प्रभावी जीवद्रव्य कुंचन या एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। ओके, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो प्लाज्मोलाइसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस देखा जाए क्या इंपॉर्टेंस है इसका। फर्स्ट, आपके वॉल्स वगैरह है, घरों में दीवारें होती है, दीवारें या फर्श या कहीं पर यदि लंबे समय तक कोई चीज़ यूज़ में नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर क्या होता है, प्लांट्स या वीड्स जो है वो ग्रो करने लगता है। अब उनको यदि हमें हटाना है, तो बहुत सी बार हमने देखा पीपल और बरगद के पेड़ लग जाते हैं तो वो हटते ही नहीं है, यानी उनको किसी भी कंडीशन से हम हटा नहीं सकते। तो उनकी रूट्स जो होती है, जहाँ पर उनकी रूट्स है, उस जगह पर यदि हम साल्ट या साल्ट सॉल्यूशन को अगर स्प्रिंकल कर दें, या साल्ट सॉल्यूशन बहुत ही कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, या हम नमक डाल दें वहाँ पर, तो उस कंडीशन में वह जो है वहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस होगा सेल्स में रूट की, और उससे जो प्लांट है वह सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह से जो कोर्स होते हैं, क्ले कोर्स जो होते हैं टेनिस के, वहाँ पर वीड्स को ग्रो नहीं करने देना है, तो वहाँ पर भी साल्ट को स्प्रिंकल किया जाता है, नमक छिड़का जाता है ताकि वीड्स ग्रो नहीं करें। इसके अलावा जो रोड साइड पेवमेंट्स होते हैं, उन रोड साइड पेवमेंट्स पर बहुत सी बार जो प्लांट्स है वो उग जाते हैं। अब उन प्लांट्स को हटाना है, तो अगर रूट सहित उनको डीरूट करें, जड़ सहित उखाड़े उसको, तो उस कंडीशन में पेवमेंट के भी साथ में आने का खतरा रहता है। तो वहाँ पर भी साल्ट सॉल्यूशन या साल्ट को जो है वहाँ पर छिड़क दिया जाता है, और साल्ट छिड़कने से जो प्लांट है वह प्लांट रिमूव हो जाता है, जो वीड्स है वो रिमूव हो जाती है। इसके साथ साथ जो प्लाज्मोलाइसिस है, प्लाज्मोलाइसिस इस चीज़ का एविडेंस है कि जो सेल्स होती है वो लिविंग है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, और ये केवल लिविंग जो है सिस्टम है उसी में होता है प्लाज्मोलाइसिस। इसके अंदर जो फर्टिलाइजर्स है, उन फर्टिलाइजर्स को डाइल्यूट ही हमें यूज़ में करना चाहिए, इस चीज़ को भी यहाँ पर शो किया जाता है। यानी हम यदि गमले में फर्टिलाइजर डाल देते हैं बहुत सारा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वह कंसनट्रेटेड हो गया सॉल्यूशन, और वह जो प्लांट्स वहाँ पर लगे हुए हैं वो सूख जाते हैं, डीप जो प्लाज्मोलाइसिस होने से वो सूख जाते हैं। तो इस तरह से जो प्लाज्मोलाइसिस है उसका इंपॉर्टेंस होता है जो हमारे डेली लाइफ है उसमें। अब नेक्स्ट जो आता है वह है इम्बिबिशन, कि इम्बिबिशन क्या है, किसे कहते हैं, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे इम्बिबिशन को इन प्रैक्टिकली आपने बहुत सी जगह पर देखा है, और नॉर्मली जो ग्राम सीड्स होते हैं, उन ग्राम सीड्स को यदि हम किसी कंटेनर में, छोटे कंटेनर में ज़्यादा पूरा उसको भरकर रख दिया है, तो उस कंडीशन में वह जो कंटेनर है वह कंटेनर फट सकता है। पानी डाल के रख दो उसमें रात भर के लिए, तो वह कंटेनर फट जाता है। अब फटता क्यों है कि ग्राम सीड जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करके वो स्वेलिंग होती है उसमें, वो फूलते हैं, और फूलने से क्या होता है, वो प्रेशर जनरेट करते हैं, और प्रेशर जनरेट करने के कारण से जगह नहीं है वहाँ पर, तो वो उस कंटेनर को ही फोड़ देते हैं। तो ये जो है ये एक इम्बिबिशन का ही एक एग्जाम्पल है। ग्राम सीड या चने के जो बीज है उसको हम जब भिगोते हैं तो उस कंडीशन में वो फूल जाते हैं, तो उनका फूलना जो है वह इम्बिबिशन का ही एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे आसपास में। बट इम्बिबिशन है क्या, किसे कहते हैं, इस चीज़ को हम टेक्निकली देखेंगे क्या है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन और अंतःशोषण। अब इम्बिबिशन या अंतःशोषण क्या है, किसे कहते हैं। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, यानी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, ये एक स्पेसिफिक टाइप का डिफ्यूजन है। अ स्पेसिफिक टाइप का डिफ्यूजन क्यों है, बिकॉज हियर द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस इज ओनली लिक्विड। यहाँ पर डिफ्यूजिंग सब्सटेंस जो है वह केवल लिक्विड होता है, यहाँ पर सॉलिड या गैस जो है उसका डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, इसलिए एक स्पेसिफिक टाइप का डिफ्यूजन है इन विच
वाटर इज एब्जॉर्ब, यानी इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन, लिक्विड जो है वो अगर लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो लिक्विड जो होता है वह वाटर ही है, तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय solid particles of an adsorbent surface, causing increase in its volume without making solution. अब नॉर्मली हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन में क्या फॉर्म होता है, सॉल्यूशन फॉर्म होता है, लेकिन यहां पर किसी तरह का सॉल्यूशन फॉर्म नहीं हो रहा है, विदाउट मेकिंग सॉल्यूशन। इट इज अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी ये एक टाइप का एब्जॉर्प्शन है, लेकिन है क्या ये, रियली इट इज एन एडजर्प्शन, यानी ये जो प्रोसेस है ये अधिशोषण है। आपने केमिस्ट्री में जो सरफेस केमिस्ट्री, उस सरफेस केमिस्ट्री आपने इसके बारे में पढ़ाई है, अधिशोषण क्या होता है, किसे कहते हैं। जो अधिशोषण है या एडजर्प्शन है, इसमें दो सब्सटेंस होते हैं, वन इज adsorbate and other one is adsorbent। यहां पर दो सब्सटेंस है, एक तो एडसोर्बेट है, दूसरा एडसोर्बेंट है। अब एडसोर्बेंट, व्हाट डू वी मीन बाय एडसोर्बेंट, यानी एडसोर्बेंट क्या है। एडसोर्बेंट is that surface on which any substance is adsorbed, यानी ये सरफेस है, यानी ये क्या है, अधिशोषक है। कोई भी पदार्थ जो किसी का अधिशोषण कर रहा है, कोई भी चीज है उसको अपने ऊपर प्लेस दे रहा है, वह तो हो गया एडसोर्बेंट। यहां पर जो अधिशोषक है दैट इज सरफेस, और हम अगर एग्जांपल की बात करें तो ग्राम सीड, जो ग्राम सीड है वह तो एडसोर्बेंट हो गया, एंड एडसोर्बेट दैट इज बीइंग एडसर्ब्ड है, जिसका एडजर्प्शन हो रहा है या जो एडसर्ब हो रहा है दैट इज वाटर। तो ये दोनों चीजें होती है। एंड इन इम्बिबिशन एडसोर्बेंट इज कॉल्ड imbibent and adsorbate is called imbibate। यानी जो यहां पर जिसका अधिशोषण हो रहा है, जैसे वाटर है तो वाटर को तो हम कहेंगे इम्बिबेट, और जो ग्राम सीड है उस ग्राम सीड को हम कहेंगे इम्बिबेंट। या ये तो हो गया अंतःशोष्य और ये अंतःशोषक। यानी ये एक तरह का अधिशोषण है या एडजर्प्शन है, जहां पर कोई भी सरफेस है वह सरफेस बिना किसी सॉल्यूशन को बनाए अपने सरफेस पर किसी लिक्विड सब्सटेंस को जो है वह एब्जॉर्ब करती है या उसका एब्जॉर्प्शन करती है। तो लिक्विड का अपने सरफेस पर एब्जॉर्प्शन करना और उस एब्जॉर्प्शन से बिना सॉल्यूशन बनाए जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजमेंट करना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना वॉल्यूम में, यह प्रोसेस जो है यही प्रोसेस कहलाती है इम्बिबिशन। एंड इम्बिबिशन ऑफ सीड्स और एनी सब्सटेंस कोज स्वेलिंग। जो इम्बिबिशन है यह स्वेलिंग को कोज करता है। जैसे आपको इसको नॉर्मल एग्जांपल हमने ग्राम सीड का देखा, इसके अंदर जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन जैसा कि अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा, जो वुडन डोर्स या विंडोज होती है, लकड़ी की खिड़कियां दरवाजे होती है,
तो नमी होती है, पूरे एटमॉस्फेयर में नमी है, हवा में नमी है, मॉइस्चर है, तो उस मॉइस्चर को वो एड्जर्व करती है, या हम कहें वाटर का एडजर्प्शन करती है वुड, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोस्कोपिक या हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होता है। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, यह हाइड्रोस्कोपिक है, या हाइड्रोस्कोपिक या हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस जो है ये वाटर का एडजर्प्शन करता है, और उससे वहाँ पर जो वुड है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण से उसको क्लोज करने या ओपन करने में हमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। तो वह भी एक तरह का एडजर्प्शन है। इसके अलावा पुराने ज़माने में जो एप्लीकेशन ही समझ लीजिए एक तरह को, पुराने ज़माने में जो है जो रॉक्स वगैरह होते हैं, उन रॉक्स को कट या ब्रेक डाउन करने के लिए जो वहाँ पर रिज होती है, चट्टानों के बीच में जो दरारें हैं वहाँ पर लकड़ी फंसा देते थे, और लकड़ी को फंसाकर उसे गीला किया जाता था पानी डालकर। तो धीरे धीरे क्या होती, लकड़ी फूलती, स्वेलअप होती एडजर्प्शन से, और उससे जो चट्टानें वो टूट जाती थी। तो इस तरह से ये एडजर्प्शन जो है, उस एडजर्प्शन के थ्रू ये चीज़ होती है। यानी इम्बिबिशन या अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें बिना विलयन बनाए जो तरल पदार्थ या वाटर जल है, वह जल किसी भी सरफेस के द्वारा उसका अवशोषण होता है, तो या अधिशोषण होता है। तो इसे कहा जाता है इम्बिबिशन या अंतःचूषण या अंतःशोषण। जो सीड्स होते हैं उन सीड्स की जर्मिनेशन जो होती है वह जर्मिनेशन इसी से होती है। जो सीड कोट होता है, अब जैसे ग्राम सीड है तो ग्राम सीड का टोटल जो इंटरनल सरफेस होता है वह सारा वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है और फूल जाता है। उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि सीड कोट से भी ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है, तो सीड कोट फट जाता है और उसका जो फिर जर्मिनेशन है या अंकुरण है वह ईजी हो जाता है। तो ये तो इम्बिबिशन है। अब इस इम्बिबिशन से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको इम्बिबिशन प्रेशर कहा जाता है। यहाँ पर वह प्रेशर जो इम्बिबिशन के थ्रू जनरेट होता है उसको इम्बिबिशन प्रेशर कहते हैं, और ये कभी कभी 1000 बार्स भी हो सकता है। कुछ कंडीशन में जो इम्बिबिशन प्रेशर है वह 1000 बार्स भी हो सकता है। और जो इम्बिबिशन जो है ये डिपेंड करता है, अंतःशोषण जो डिपेंड करता है वह टेम्परेचर पर, जो इम्बिबिशन है इसका डिपेंडेंस किस किस पर होता है, तो टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इम्बिबिशन इंक्रीज होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होने पर उसका वाटर ग्रेडियंट जो साइटोप्लाज्म है या से जो सीड्स के अकॉर्डिंग कम हो जाता है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर इम्बिबिशन डिक्रीज हो जाता है। यानी यहाँ पर इम्बिबिशन जो हो रहा है वह वाटर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। अगर प्योर वाटर है तो उसका इम्बिबिशन ज़्यादा रैपिडली होगा, बहुत फास्ट होता है, लेकिन यदि सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन उसका इम्बिबिशन लेस रैपिडली होगा। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, पीएच, यानी यदि जो बेसिक है तो बेसिक होने पर या नेगेटिव आयंस, नेगेटिव अगर सब्सटेंस है, नेगेटिव कोलाइड बन रहा है तो नेगेटिव कोलाइड में पीएच बेसिक होनी चाहिए, बेसिक पीएच पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा या इम्बिबिशन ज़्यादा होगा। यानी कोलॉइड्स के बारे में आपने पढ़ा है तो कोलॉइड्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। तो यदि नेगेटिव कोलॉइड है या सब्सटेंस जो है वह नेगेटिव है तो उस कंडीशन में जो पीएच है वह पीएच बेसिक होनी चाहिए, और यदि पॉजिटिव कोलॉइड है, पॉजिटिव आयंस है, तो एसिडिक पीएच होने पर यह इम्बिबिशन जो है वह इंक्रीज होता है। इसके अलावा एफिनिटी जो है, एफिनिटी की बात करें कि जो कोलॉइड है या सब्सटेंस है वह हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है। अगर हाइड्रोफिलिक है तो अंतःशोषण ज़्यादा होगा, जैसे कि सेलुलोज है, पेक्टिन है, इस तरह के सब्सटेंस होने पर, प्रोटीन्स हैं, तो इनके तरह के सब्सटेंस होने पर जो इम्बिबिशन है या अंतःशोषण है ज़्यादा होता है। लेकिन सुबेरिनाइज्ड या लिग्निफाइड जो सेल्स होती है, तो लिग्निन और सुबेरिन जो होता है वह हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, इस कारण से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो होता है वह कम हो जाता है या इम्बिबिशन जो है वह कम होता है।
तो ये इम्बिबिशन को जो है अफेक्ट करने वाले फीचर्स है। इसके अंदर प्रेशर की बात करें कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर, चूंकि इंटरनली प्रेशर जनरेट हो रहा है इम्बिबिशन से, तो अगर प्रेशर लगाया जाता है तो प्रेशर लगाने पर इम्बिबिशन जो है वह कम होता है, अंतः शोषण कम होता है। अब इम्बिबिशन के एप्लीकेशंस क्या है, उन एप्लीकेशंस के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जैसा कि अभी पहले ही हमने बात की थी कि सीड्स का जर्मिनेशन, यानी जैसे सीड्स जो होते हैं, ग्राम सीड है या पी सीड्स है, उसको हम वाटर में सोक करते हैं, पानी भिगो देते हैं मटर या चने के बीजों को, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करके फूल जाता है। अब उनकी स्वेलिंग जो होती है, उनका वॉल्यूम में इंक्रीज जो होता है वो उनके सीड कोट से भी ज़्यादा होता है, तो उससे वो सीड कोट ब्रेक हो जाता है, और सीड कोट के ब्रेक होने के कारण से जो जर्मिनेशन है वह ईजी हो जाता है सीड्स का। हर सीड में यही होता है। दूसरा, यंग सेल्स जो होती है, जब तक जो प्लांट सेल्स है उनमें वैक्यूल्स डेवलप नहीं होती है, तब तक वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है। तो जब तक जो यंग सेल्स होती है, यंग सेल्स में जो सेल से पे नहीं बनता है, या फिर हम कह सकते हैं वैक्यूल नहीं बनती है इतनी बड़ी, तो वहाँ पर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है वह यंग सेल्स जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, अवशोषण करती है, वह अवशोषण इम्बिबिशन के थ्रू करती है, क्योंकि सेल वॉल सेलुलोज की होती है और हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, जेल्स नहीं होती है। इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं, उन फ्रूट्स में भी इम्बिबिशन होता है। जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स का वाटर पोटेंशियल काफ़ी लो होता है या काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव जो होता है ये इम्बिबिशन के कारण से होता है, या इम्बिबिशन को इंक्रीज करता है। इसी कारण से फ्रूट्स जो होते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं। इसके अलावा बोल्डर्स वगैरह होते हैं, यानी रॉक्स वगैरह उनको ब्रेक करने के लिए, या जो स्वेलन वुडन या वुडन जो है विंडोज़ होती है, स्वेलन विंडोज़ है, वो सारी चीज़ें इम्बिबिशन के रीज़न से होती है। अब इस इम्बिबिशन के बाद हम जो वाटर रिलेशन है उस वाटर रिलेशन को लेते हैं। So now we talk about long distance transport of water। है वाटर का जो प्लांट्स है, प्लांट्स में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो सकता है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वह पढ़ा है डिफ्यूजन, लेकिन डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर और बल्क फ्लो ऑफ वाटर। अगर हम डिफ्यूजन से बात करें तो डिफ्यूजन जैसे एक सेल है, इस सेल की साइज हम 50 माइक्रोन ले हैं। इस 50 माइक्रोन सेल से सब्सटेंस ट्रांसफर होने में जो लगता है टाइम है, 50 माइक्रोन डिस्टेंस को कवर करने में सब्सटेंस को टाइम लगता है डिफ्यूजन से 2.5 सेकेंड है। 2.5 सेकेंड में कोई भी सब्सटेंस है वह 50 माइक्रोन की डिस्टेंस कवर करेगा डिफ्यूजन के थ्रू। ये डिफ्यूजन की रेट होती है, यानी काफ़ी स्लो रेट है, और स्लो रेट पर जो है ट्रांसलोकेशन या जो स्लो रेट है, ये स्लो रेट पर कोई भी सब्सटेंस है, तो इस रेट पर जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस इस स्लो रेट पर ट्रांसलोकेट नहीं हो सकता है, उनका ट्रांसफर हो। तो इस अगर स्पीड से, डिफ्यूजन की स्पीड से वाटर का ट्रांसपोर्ट या सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट 1 मीटर तक करना है, तो इट टेक्स अबाउट 32 ईयर्स, यानी 1 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में करीब 32 साल लग जाएंगे सब्सटेंस को। बट द डिफ्यूजन और द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स इज मोर रैपिड, कई हाई स्पीड पर होता है। अब जो हाई स्पीड पर ट्रांसपोर्ट होता है वह पॉजिटिव प्रेशर से या नेगेटिव प्रेशर से होता है। पॉजिटिव प्रेशर का मतलब हम लें कि जो फव्वारा है या होज पाइप है, उस होज पाइप के थ्रू जो वाटर का मूवमेंट होता है वह पॉजिटिव प्रेशर, जो मोटर है वह मोटर उस पॉजिटिव प्रेशर को जनरेट कर रही है, उसके कारण से वाटर का फ्लो हो रहा है। नेगेटिव प्रेशर की बात करें तो हम कोई भी लिक्विड है या स्ट्रा से जब भी कोई लिक्विड सक कर रहा है, तो सक करने के लिए हम क्या करते हैं कि अंदर की तरफ हवा को खींचते हैं, तो वहाँ पर एयर प्रेशर को हम नेगेटिव कर रहे हैं, और नेगेटिव एयर प्रेशर से या नेगेटिव प्रेशर से जो लिक्विड है वह अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो इस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से या प्रेशर से सब्सटेंस जो ट्रांसफर होता है,
यहाँ पर बल्क फ्लो जो हो रहा है सब्सटेंस का, वह बल्क फ्लो नॉर्मली डिफ्यूजन से नहीं होता है। बल्क फ्लो जो होता है, बल्क फ्लो ऑफ वाटर एंड सब्सटेंसेस एंड प्लांट्स थ्रू वैस्कुलर बंडल्स, थ्रू वैस्कुलर सिस्टम है। वैस्कुलर सिस्टम से जो मास फ्लो होता है, बल्क फ्लो होता है वाटर और अदर सब्सटेंस का, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसको प्रतिस्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। यानी जब पदार्थों का यानी और जल का वैस्कुलर सिस्टम या संवहन तंत्र के थ्रू काफ़ी बड़ी अमाउंट में, काफ़ी लार्ज स्केल पर ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जो जाइलम है, दो तरह के टिश्यूज है, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम है, जाइलम से बल्क फ्लो होता है वाटर, मिनरल्स और कुछ अमाउंट में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स, इनका बल्क फ्लो होता है यहाँ पर जाइलम के थ्रू। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम के थ्रू ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने भी है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो ट्रांसलोकेशन होता है, वह ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होता है। अब इसमें आगे की तरफ मूव करने से पहले हम जो सोइल है, उस सोइल में वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी होती है, किस तरह से होती है, उस सोइल अवेलेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। और सोइल अवेलेबिलिटी के साथ जो मृदा जल में जल की उपलब्धता है, विभिन्न प्रकार का मृदा जल है, उसके बारे में बात करने के साथ हम लेंगे कि जो डिफरेंट पाथवेज होते हैं, यानी रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, लेकिन वह स्टेम या जाइलम तक किस तरह से मूव करता है, इसके कौन कौन से पाथ होते हैं, उन पाथवेज के बारे में देखेंगे। रूट का जो टिप वाला पार्ट है, उस टिप वाले पार्ट में किस पार्ट के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, रूट हेयर से होता है, तो वह कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वहाँ पर रूट टिप में, वो चीज़ हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेते हैं। ओके।